इंडियंस, अगर तुम में गट्स है तो सामने आओ ना यार। कश्मीर एक स्टेट है, कोई चीज नहीं है जिसपे आप अपनी मलकियत जो है वो क्लेम कर लें। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जब हम ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो पाकिस्तान से अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, पाकिस्तान नाराज नहीं होगा। कश्मीर में ऐसा क्या है जो हम सिर्फ कश्मीर के पीछे ही भागते हैं? पाकिस्तान निकल जाता है यहाँ से तो फिर हमारी इज्जतें भी खत्म हो जाएंगी, हमारा कंफर्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान और कश्मीर के पास इतनी पावर, इतना क्या कहते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं, सो व्हाई पुअर पीपल आर सफरिंग बैडली? कि ये दुनिया ताकतवर की है, ये दुनिया असूलों की नहीं है। कि कश्मीर सस्टेनेबल मॉडल नहीं है इंडिपेंडेंटली, ये कहते हैं इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया है क्या हमारे पास। अब वो फौज के साथ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के ऊपर उसमें जुर्रत नहीं है कि वो हमला कर सके। पाकिस्तान हमें इज्जत देता है, हमें पाकिस्तान से हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मॉडल कॉलेज मीरपुर में, जहां पर हमने एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया है, जिसमें होंगे हमारे साथ पैनलिस्ट कर्नल शराज, जो इन बच्चों के सवालात के जवाब दे रहे होंगे, जो बातें कश्मीर के बच्चे, जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, जो कश्मीर की यूथ है, जो पूछना चाहती है, जो अवानों तक पहुँचाना चाहती है। पाकिस्तान पे इस वक्त इंडिया का हर तरफ से हमला जारी है। वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स हों, जिसमें ख़ास तौर पे कश्मीर है, वेस्टर्न बॉर्डर्स हों जो अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त हमारी बॉर्डर्स चल रही हैं, हवा हो, समुंदर हो, हर तरफ इंडिया पाकिस्तान पे, इवन जो हाइब्रिड वॉरफेयर है कि आप लोग देखते हैं जो इंटरनेट है, फेसबुक है, बाकी उसमें डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और बाकी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस कश्मीर डिजिटल चैनल कि जिसने स्टूडेंट्स की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और सेकेंडली ये है कि वी वांट कि यू शुड एक्ट लाइक लीडर्स, यू शुड नॉट फॉलो the opinions of others floated by our enemy। कि जो दुश्मन मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड और बड़े अच्छे अट्रैक्टिव आपको नैरेटिव्स देगा और उसको वही लोग बारो करेंगे जिनका कि अवेयरनेस लेवल बहुत लो है, जो वेरी वेल एजुकेटेड नहीं है। एट टाइम्स एजुकेटेड लोग भी जो है ना इसका शिकार हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमने करनी है वो ये है कि कश्मीर की पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान की कश्मीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और कश्मीर में रीजन जो है, कश्मीर में जो रीजन है हमारा कंप्लीट, ये उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कश्मीर किस हद तक दुनिया के लिए रेलिवेंट है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है डिफरेंट फोरम्स पे, और एक टूल जो इंटरनेशनली उन्होंने रखा है वो कश्मीर भी है। कश्मीर के लोगों को उनके माइंड्स में डिफरेंट चीज़ें डाली जाती हैं, डिफरेंट स्लोगन्स दिए जाते हैं। वो एक स्लोगन तो बड़ा मैंने कॉमन देखा कि रिसोर्सेज हमारे और कब्ज़ा इनका, मतलब वसाइल हमारे और कब्ज़ा इनका, मतलब वसाइल कश्मीरियों के हैं और कब्ज़ा पाकिस्तान का है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ और आप मुझसे पूछें, मैं भी आपसे पूछूंगा, कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है? तमाम रिसोर्सेज जो कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर कश्मीरियों का कब्जा है। ये बड़ा सबको क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ वैल्यू एडिशन कर रहा है। आप देखें, वी शुड बी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान कि उन्होंने आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर के ऊपर, जिस यहाँ से बिजली पैदा होती है, ये गुलपर के अंदर है जो आपका यहाँ से बिल्कुल करीब है, नीचे बोंग कैंप है हमारा, बाकी पूरे कश्मीर के अंदर अराउंड 3000 इस वक्त बिजली जो है वो जनरेट हो रही है। मंगला डैम आपके सामने है, ठीक है, गुलपर के अंदर है। तो कश्मीर का फ्यूचर हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, बिकॉज जितने भी ये रन ऑफ द रिवर के ऊपर आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, ये 25 साल के बाद कश्मीर की मलकियत होगी। ये हमें कोई बात नहीं बताता। जो बिजली आपकी 3 रुपए हुई, ये पुंछ यूनिवर्सिटी में मैं जब 2 साल पहले मैंने वहाँ पे एक लेक्चर दिया,
तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने यही बात की, जी वसाइल हमारे हैं, कब्जा इनका। मैंने कहा भाई कौन सा कब्जा पाकिस्तान का है? कहते देखें जी मंगला डैम है। मैंने कहा मंगला डैम का आपको पता है बिजली आपको कैसे मिल रही है? कहते ऐसे ही मिल रही है जैसे सबको मिल रही है। मैं कहा नो, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर 2 रुपये 59 पैसे की बिजली ले रही है हुकूमत पाकिस्तान से। ये तो फेलियर है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का और उसके लीडर्स का, जो आपको वो बेनिफिट पास नहीं कर रहे। उस पर द स्टूडेंट्स वर क्वाइट, उन्होंने कहा सर सॉरी हमें इसका नहीं पता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, और जब पता चल जाती हैं हमें तो उसके ऊपर हमारा एक ओपिनियन और हमारी सोच जो है वो बदल जाती है। जब ये पाकिस्तान बना था तो आपको पता है कि उस वक्त जो डिवीजन का बेसिक असूल था वो ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरिया में पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू मेजॉरिटीज़ एरिया हिंदुस्तान में जाएंगे। अब वो 5 स्टेट्स, आपको पता है कि 5 कौन सी वो स्टेट्स थी जिन्होंने ना पाकिस्तान को ज्वाइन करने का कहा और ना इंडिया को। वो कहते थे हमने इंडिपेंडेंट रहना है। वी आर लकी, आई थिंक नॉट लकी, वी आर वेरी लकी कि अल्लाह के फजलो करम से हमारे, जो आपने सुना होगा कि जो हमारे पठान भाई हैं, जो KPK के लोग हैं, वो यहाँ पे आए, हमारा पूरा एक लश्कर बना, हमने इसको डिफेंड किया। पाकिस्तान आर्मी उसमें बहुत वीक थी, कम थी, लेकिन ये भी हमारी बैक पे आ गए और ये खिता हमारा हमने सिक्योर कर लिया, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। रिमेनिंग इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया। जो आज तक हम कहते हैं कि जी वो एक गासिब है, वो एक इलीगल उसका ऑक्यूपेशन है, उसमें यूनाइटेड नेशंस की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय होना चाहिए, जो इंडिया नहीं होने दे रहा। अब इंडिया ने, जो इतना बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर, आबादी के लिहाज से मेरे ख्याल से दूसरे चाइना के बाद वो हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर छुप छुप के हमले करता है। ये उसकी औकात है कि कभी इधर हमला कर दिया, भाई इंडियंस अगर तुम में गट्स है तो सामने आओ ना यार, कच्छ घोड़ा कच्छ मैदान, लड़ो ना आके आप बॉर्डर्स पे हमारे साथ, लड़ो ना एयर में आके, हमारी एयरफोर्स का मुकाबला करो। तो वो ये मुकाबला नहीं कर सका हमारे से, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, ये ताकतवर की दुनिया है, और पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वक्त एक ताकतवर मुल्क है दुनिया के अंदर, जिसने अपने आप को मनवाया है। इवन दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो भी हमें सल्यूट करती हैं, वो हमारे ऑफिसर्स को बुलाती हैं। दुनिया के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क का कोई आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल किसी सुपर ताकत के सदर से जाके मिला हो। वो मिलना हमारे से उनकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो मकसद ये सारी बातचीत करने का कि जो हमारे कश्मीरियों की ज़हन साजी इंडिया कर रहा है इस वक्त अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सारों ने इकट्ठे होकर उसको रेजिस्ट करना है। टुडे यू विल टेक दिस मैसेज बैक होम टू योर फैमिलीज, टू योर फ्रेंड्स। तो इसके बाद बेसिकली एक इंटरेक्टिव सेशन है। मैंने इतनी ज़्यादा तकरीर नहीं कर रही थी, लेकिन आई जस्ट आपके माइंड्स को मैं एजिटेट कर रहा था कि ताकि आप सवालात मुझसे ना डिफरेंट किस्म के पूछ सकें। और नाउ द हाउस विल बी ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगेन माई हम्बल सबमिशन एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज़ दैट अब ज़रूर आप शाय हैं थोड़े से। मैंने जब कहा ना कि सीनियर स्टूडेंट्स, उन्हें हैंड्स रेज नहीं किए, डोंट बी शाय। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट्स होते हैं और इन प्रोटेस्ट में हम विटनेस करते हैं कि सिविलियंस के ख़िलाफ़ पुलिस एग्रेशन होती है, लेकिन ये एग्रेशन सेल्फ़ डिफेंस के नाम पे होती है और लाठी चार्ज और आंसू गैस के बजाय ये एग्रेशन होती है फायरिंग के तौर पे। और इस एग्रेशन के नतीजे में वी saw the loss of many innocent lives. I was an eyewitness of this aggression, and even मेरा younger भाई, he was almost a victim of this aggression. I want to ask कि armed forces अगर कोई step ले रही हैं civilians के defense के लिए कि हमारे protest वाकई ही peaceful हो और police aggression को भी हम रोक सकें. That is my question. Thank you. जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। आई पर्सनली फील दैट। अगर आप मुझे रेफर कर रही हैं एक्शन कमेटीज़ के उस पॉइंट को, इज इट दैट? ओके, देखें उन्होंने जब कहा जी कि इनके 38 पॉइंट
एक्शन कमेटीज़ के गवर्नमेंट ने एड्रेस कर दिए, 38 में से 36 पॉइंट जब एड्रेस हो गए थे, तो उसके बाद कोई ज़रूरत थी कि हम लोग ये प्रोटेस्ट करें? मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो 2 पॉइंट्स थे, वो 11 बंदे या वो पुलिस वाले इतने लोग शहीद होने के बाद, लोग मरवाने के बाद भी वो पॉइंट उधर ही खड़े हैं अपनी जगह पे। तो जो कुछ उन्होंने हासिल किया इतनी बड़ी अमवात के बाद, वो उनको उससे पहले भी वही उनको मिल चुका था। पहली बात यह है कि जिस पे मैं उनसे डिफ़र करता हूँ कि नहीं जाना चाहिए था इसमें। दूसरी बात यह है कि जब इतने बड़े आपके प्रोटेस्ट होते हैं, 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार की गैदरिंग्स होंगी, तो उसमें आप गारंटी नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेट कर रही है या आपके पुलिस के लोग। आपको पता है कि कितने पुलिस के लोग मारे गए? 249 पुलिस के लोग जो हैं वो दे वर बैडली बुचर्ड। 70 लोगों को स्टैबिंग हुई है। ये किसने की है? ये कश्मीरियों ने तो नहीं की, ये प्रोटेस्ट वाले लोगों तो नहीं मारा उनको। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुश्मन का एजेंडा है कि इतनी बड़ी गैदरिंग्स इकट्ठी कर दें, उनके अंदर तालिबानाइजेशन करवाएं, उसके अंदर दहशतगर्द भेजें और वो दहशतगर्द पहले पुलिस वालों को मारें, फिर पुलिस वाले गुस्से में आके अपने लोगों को मारें। तो ये हमें आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मन का है। तो इतनी बड़ी गैदरिंग्स को हमें कश्मीर के अंदर और अदरवाइज भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हर तरफ दहशतगर्दी का माहौल है। इसको सिक्योर करने का कोई वायबल तरीकाकार हमारे पास नहीं हो सकता, सिर्फ अवाम है जो कि इस चीज़ को जो है ना वो नाकाम कर सकती है। क्वेश्चन है कि इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर मेरे नज़दीक 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है? हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमारे आईडी कार्ड्स पाकिस्तान के हैं, हमारे पासपोर्ट्स पाकिस्तान के हैं, हम आइडेंटिफाई एज अ पाकिस्तानी होते हैं, हमें कश्मीरी आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए? आपको पता है, मैं लीगल माइंड ऑल्सो। मैंने ऑक्सफोर्ड से भी कोर्सेज किए लीगल लीडरशिप एंड ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर और इंटरनेशनल बिजनेस लॉ के अंदर और आर्बिट्रेशन के अंदर। आई हैव डन सर्टेन कोर्सेज फ्रॉम देयर आल्सो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग ओवर टू कश्मीर एज अ लीगल केस, हमारा केस है क्या दुनिया के अंदर? अगर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा केस है, इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्टीज हैं, कश्मीर एक डिस्प्यूट है। जिस तरह ये आपका हॉल है, मैं और आपका प्रिंसिपल क्लेम करते हैं, मैं कहता हूँ जी मेरा हाल है, वो कहते हैं नहीं मेरा हाल है। हाल की ज़ाती हैसियत कोई भी नहीं है इसके अंदर, उसने एक क्लेम की तरफ जाना है। कश्मीर की एज ऑफ टुडे जो लीगल हैसियत है ये है, और जो प्लेबिससिट होना है यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक वो ये होना है कि आपने इंडिया को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। अब जहाँ पे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, जहाँ तक उसका ताल्लुक है, कश्मीर जो है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर को और मकबूजा कश्मीर को ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान ने करनी है और उस साइड पे इंडिया ने करनी है, जब तक कि इसका कोई फैसला नहीं होता। अच्छा, अब जिन लोगों को ये शौक है कि जी हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनसे मेरा एक सवाल है, एंड माई काउंटर क्वेश्चन इज टू यू, कि क्या कश्मीर सस्टेनेबल है बीइंग इंडिपेंडेंट? बीइंग इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है वो सस्टेनेबल है? सर, आप लोगों ने हमें इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया। अगर पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले हमें इंडिपेंडेंट होने दे तो पता चले कि हम सस्टेनेबल है या नहीं। एंड वन थिंग मोर सर, सॉरी टू से, लेकिन आपने इस रूम को कश्मीर से मिलाया है, तो मैं आपको याद दिला दूं कश्मीर एक स्टेट है, कोई चीज़ नहीं है जिस पे आप अपनी मलकियत जो है वो क्लेम कर लेंगे। प्रॉपर स्टेट है। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानों को समझाने के लिए मिसालें किस चीज़ की दी हैं? क्या मिसालें हैं दुनिया में? मिसाल, मैं किसी चीज़ की मिसाल दूंगा, आपका जवाब इसमें यही होगा, ठीक है जी? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आप जब भी कोई चीज़ कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि मैं आपको आई मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू सिमिलिट्यूड्स। हैव यू गॉन थ्रू कुरान? यस। तर्जमे के साथ पढ़ा आपने? यस। पढ़ा आपने? तो फिर अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आई थिंक वाज नॉट वेरी रेलिवेंट, बट आपने पूछा कि रूम इसलिए है कि ये जगह है एंड ही वाज बर्न्ड। इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ AJK ने आज कोई 70 साल के बाद किया है।
मैं बॉर्डर लाइन पे रहता हूँ, इंडियंस मुझे मारते हैं। मैं कश्मीर के अंदर बिजनेस करता हूँ, कश्मीर के अंदर मैं इसलिए कहता हूँ बड़ा कश्मीरी कोई नहीं कि मैं टैक्स देता हूँ, करोड़ों में टैक्स देता हूँ। मेहनत करते हैं हम लोग। कश्मीरियों को हमने अल्लाह के फजल करम से दाएं बाएं नहीं जाने दिया, बल्कि अपने 1000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी हम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कश्मीर कि क्या है इसमें। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। उसका स्टांस मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का स्टांस ये है कि कश्मीर पहले हम वो आज़ाद कराएं कश्मीर अपना, और उसके बाद जो है अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहें, अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहें, अगर कश्मीर चाहता है मैंने चाइना के साथ रहना है चाइना के साथ रहें, अगर कश्मीर कहता है कि मैंने इंडिया के साथ रहना है इंडिया के साथ रहें। पाकिस्तान की तरफ से कोई कदगन नहीं है। नाउ जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ से निकल जाता है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है जी, पाकिस्तान कहता है जी मैं अपनी फोर्सेस को ले जाता हूँ, कश्मीरी जाने इंडिया जाने उनका काम जाने। व्हाट विल हैपन? India will invade us. Invade us. So you have answered your question. अभी भी क्लैपिंग होनी चाहिए ना, आपको समझ नहीं है? बात यह है ना कि मैंने आपको पहले कहा कि ये दुनिया ताकतवर की है, ये दुनिया असूलों की नहीं है। अगर असूल चल रहे होते ना तो गजा में आज ये अशर ना हो रहा होता, अरब स्प्रिंग ना हो रहा होता, पाकिस्तान के ऊपर APS के बच्चों को ना आके मार रहे होते। कि दुनिया प्यारे बच्चों, ये ताकत की दुनिया है। आपके घर में अगर आपका बाप ताकतवर है तो वो रूल कर रहा है, अगर बेटा ताकतवर है तो वो बाप के ऊपर रूल कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया चलती कैसे है, पहले आप इसको समझें तो आप ताकत के सामने नहीं रह सकते। कश्मीर को आप मुझे कहते हैं, मैं बिजनेसमैन हूं ना, ठीक है। कश्मीर के अंदर पता है इस दफा हमारा कितना सारा इकट्ठा हुआ है टैक्स? नहीं पता। यही प्रॉब्लम्स है ना। Thank you, sir. अच्छा, नो लेट मी फिनिश फर्स्ट, राइट? यू हैव क्वेश्चन। आपको पूरी मालूमात होंगी तो फिर ये आप बात नहीं करेंगे जो आपने बात की है। तो आपने ये बात की है, अभी आपको क्लियर करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कश्मीर का अपना इस वक्त जो आमदन है जी वो है 72 अरब रुपए। कश्मीर की वो Thank you, sir. लेकिन मैं बस आमदन 72 एक में बात- से 57 अरब 57 बिलियन मीरपुर ने दी है कश्मीर को। वाई? यहाँ पे फॉरेन डायस्पोरा है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे बैंक्स हैं, यहाँ पे बिजनेसेस चलते हैं मीरपुर के अंदर। बाकी पूरे कश्मीर से आपको 12 अरब रुपया 15 अरब रुपया हुआ है। जो बच्चों ने पहले कहा ना, आई अप्रिशिएट दैट कि कश्मीर सस्टेनेबल मॉडल नहीं है इंडिपेंडेंट। ये कहते हैं इंडिपेंडेंट उन्होंने नहीं दिया है, क्या हमारे पास? वो आलू टमाटर तो तुम्हारे अपने हैं नहीं, हम कश्मीरियों के। फ्रूट आपको है नहीं, फसल आपकी है नहीं। आपको इंडिपेंडेंट हम कर भी दें तो इन पहाड़ों पे क्या जाके उगाएंगे आप? ये बिम्बर और ये डडियाल, थोड़ा सा ये पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जब पानी नीचे उतरता है तो हमारी गंदम शंदम होती है। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो अगर एक हफ्ता हमारी ये 2 बॉर्डर्स बंद कर दें 3, तो यहाँ पे अगर मंडी आपकी ना खुले तो हमारे फाके चल पड़ेंगे। मैं बिंग कश्मीरी हम बात कर रहा हूँ कि आई फुली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान मुझे किस नज़र से वो देखता है। तो पाकिस्तान का कोई किसी किस्म का कोई ये नहीं है आप इंडिपेंडेंट हूँ। हमें कहा उसने कहा जो मर्जी करो आप, लेकिन अगर पाकिस्तान निकल जाता है यहाँ से तो फिर हमारी इज्जतें भी ख़त्म हो जाएंगी, हमारा कंफर्ट भी ख़त्म हो जाएगा। आप जिस मज़े से इधर बैठे हुए हैं ज़हनी सुकून से, तो आप इस तरह नहीं बैठेंगे। इसलिए पाकिस्तान हमें कितना देता है, अगली बात जो मैंने इनको बतानी है। आपके अखराजात कितने हैं ये पता है आपको? अखराजात नहीं पता, आपको वसाइल नहीं पता, तो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट होकर देखेंगे, कश्मीर को ज़रूर देखें। दिस इज़ माई विश। मेरा भी ये दिल है कि मेरा ये हो तो मैं खुद यहाँ का जनाब मतलब आर्मी चीफ बने, मेरा को बंदा कि ये मैं बनता यहाँ पे खुद, ठीक है जी। लेकिन हमारे आर्मी चीफ्स बने हैं कश्मीर के। जनरल अजीज़ इज़ देयर 4 स्टार जनरल। इस वक्त कश्मीरी, मैं जिस फैमिली की वजह से फ़ौज में आया वो DGMI हैं हमारे, जनरल वाजिद अजीज़। कर्नल अजीज़ मुझे फ़ौज में लेके आए थे, मेरे गाँव के। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपका कश्मीरी वहाँ पे जर्नैल बैठा हुआ कमांड कर रहा है MI के अंदर। बड़ी पोजीशंस हैं ये आपकी, होनी चाहिए ना। तो पाकिस्तान हमें इज्जत देता है, हमें रिस्पेक्ट देता है, हमें उसी तरह ट्रीट करता है जिस तरह के अपने शहरियों को वो ट्रीट करते हैं। अपने क्या शहरी, मैं कहता हूँ कि हम
पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। आज ये सेशन इन्हीं के नाम करते हैं क्योंकि यही कंट्रोवर्सी रेज होगी तो हमारे माइंड से एजिटेट करेंगे। पूछें आप। पाकिस्तान की बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रही, मैं एज अ कश्मीर होल की बात कर रही हूँ। उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, आज़ाद कश्मीर भी आता है। और मैंने यही कहा था शुरू में कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कब्जा किया है, दोनों गलत है। लेकिन आपने उसका जवाब मुझे दे दिया कि पाकिस्तान ठीक है, नहीं कब्जा देखे ना, कब्जा तो इंडिया ने किया हुआ है, हमने, पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ। अच्छा मैं आपको सारी अखराजात बता दूं जो आपने नहीं जवाब दिया। कश्मीर का जो आमदन हुई है हमारी 72 अरब है और हमारा खर्चा जो था वो 310 अरब है। अब वो बताएं मुझे कि वो 250 अरब कहाँ से आया वापस? वो 250 अरब आपको पाकिस्तान ने दिया है इस स्टेट को चलाने के लिए। ठीक है जी, मैंने आई हैव टेकन योर क्वेश्चन वेरी पॉजिटिव, आई हैव अप्रिशिएटेड यू, बिकॉज इस तरह के सवाल आएंगे, ये लोग सवाल करते हैं, ये जब पब्लिकली आएंगे हम इनको डिस्कस करेंगे, लोगों को जवाब मिलेंगे तो तब लोग सेटिस्फाई होंगे। ठीक है जी, और उनका एक माइंड चेंज होगा। आई अप्रिशिएट यू, जो मैंने इसको बिल्कुल माइंड नहीं किया, मैंने इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझा है कि मैंने आपको इस पर ब्रीफ किया है। ठीक है जी। इंडिया ने अगर कब्जा किया हुआ है तो हम देखते हैं कि उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर एयरपोर्ट है, श्रीनगर यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कोई एयरपोर्ट नहीं है वर्किंग। क्या ये कश्मीर आज से 70 साल पहले इसी तरह था या 60 साल पहले इसी तरह था? नहीं। ये जो आपकी रोड्स आती है ना, मेरी दरा शेर खान मेरा जो गांव है, कोटली आते थे, कच्ची सड़क होती थी, बस चलती थी, 5 घंटे का सफ़र होता था जो भी आधे घंटे का सफ़र है। तमाम मेन रोड्स कश्मीर के अंदर इस वक्त सब पे आप जाके देखें, दे आर सुपरसोनिक, एक्सीलेंट। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने स्टडी की, हम लोगों ने पूरी कश्मीर मीरपुर के अंदर एयरपोर्ट बनाने की इंटरनेशनल। अभी ये उनका है एक पॉइंट कश्मीर, इनका एक्शन कमेटीज़ का भी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक सिविल एविएशन के अंदर एक असूल होते हैं कि जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर इस जगह पे मौजूद है तो यहाँ से दूसरा एयरपोर्ट 100-200 किलोमीटर के फासले पे होना चाहिए, बिकॉज हर गली मोहल्ले में आप एयरपोर्ट तो नहीं क्रिएट कर सके। उसकी वजूहत होती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम मीरपुर में आज बना देते हैं एयरपोर्ट, मिनिमम जो एयरक्राफ्ट आता है इंटरनेशनल 300 लोग लेके आता है। क्या रोज़ाना वो 300 लोग आ सकते हैं? नहीं। क्या वीकली बेसिस पे आ सकते हैं? डिफ़िकल्ट है। क्या मंथली बेसिस पे आ सकते हैं? यस। सो डिफरेंट इसके आंसर्स हैं। अच्छा, अब वो एयरपोर्ट बना दें, आगे मैंने आपको कहा कि आपका खर्चा 310 अरब है, फर्दर सस्टेनेबल नहीं रहेगा वो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा तो रावलाकोट डालूंगा, क्या कसूर है? वहाँ पे क्यों ना हो? फिर मुजफ्फराबाद डालूंगा, क्या कसूर है? वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों ना हो? हर जगह आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिसाल के तौर पे 3 हमने बना दिए। क्या वो उनकी वाइबिलिटी भी है? क्या इतना बड़ा पैसेंजर है जो रावलाकोट में हर हफ्ते आते रहेंगे? ना 300-400 बंदा आएगा। टोटल आपकी पॉपुलेशन ही 40 लाख है, 35-40 लाख, कुछ लोग बाहर भी गए हुए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये देखें कि अब जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जो मैं मेरी असेसमेंट थी हमारी, हमने कहा कि नहीं यार, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वहाँ से मुजफ्फराबाद का भी 2.5-3 घंटे का सफ़र है, वहाँ से रावलाकोट का भी 2.5-3 घंटे का सफ़र है, वहाँ से मीरपुर का भी 2.5-3 घंटे का सफ़र है। लिहाजा वो सेंट्रली लोकेटेड है। इन्होंने कह दिया हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। अगर मुझे पीछे इसकी वाइबिलिटी नहीं है, जब बनेगा मैं आपको बताऊंगा उसका क्या असर होगा। आपको पता है रावलाकोट में एयरपोर्ट है जी, लेकिन वो वर्किंग नहीं है। वर्किंग नहीं है। वाई? फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। आप इतने किराए दे नहीं सकते। वहाँ से आएगा, आप कार भी अपनी लेके जाएँ तो 2-3-3,000-4,000 पेट्रोल में आ जाएगी। जहाज़ के ऊपर आएंगे 20,000 देंगे, जाने का 20,000 देंगे। क्या वो इतना रिच एरिया है? वो भाई आप सब्सिडी तो ले रहे हो। आप कहते हो कि जी हमें मतलब इतने हमारे एरियाज़ डेवलप नहीं हैं, हम टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट दें, वहाँ पे आएगा तो वाइबल नहीं रहेगा। लोकल नहीं चल रहा, इंटरनेशनल मांग रहे हैं। मुजफ्फराबाद में आपका एयरपोर्ट है, बनाया था, नहीं चल रहा, बंद है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक और बना के बंद कर दें। बात यह कि कुछ चीज़ों की जज्बातियत नहीं उसकी वो होती है। बाकी एक चीज़ की मैं जो है ना आप लोगों की तायद करता हूँ, आई एम विद यू फॉर दैट, कि कश्मीर के अंदर सेहत की जो फैसिलिटी है, मीरपुर है मिसाल के तौर पे, मैं आपको बताऊँ, हमने डिफरेंट एंगल्स पे देखा भी है चीज़ों को। स्टेट्स को चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, बात मेरी समझ गए, और आपकी विजन होनी चाहिए। जिस तरह की लीडरशिप आप लेके आते हैं, आप बिठाते हैं, करते हैं, वो तो अपने चक्रों में पड़े रहते हैं, मेरी सीट तो तेरी सीट तो, आगे पीछे ये वो भगाते रहते हैं एक दूसरे को हम लोग। दिस इज़ अ आयरनी, राइट? ये हमारे साथ एक बात, इस पर मैं पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। तो
हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट, नफीस ग्रुप में एक बना के दिया हार्ट में, इधर इंटरनेशनल हॉस्पिटल होना चाहिए। हमें उसके ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय हमें उस पर जाना चाहिए। वो एक लग्जरी है, ये गरीब के लिए चाहिए हमें हॉस्पिटल। आपको नहीं पता, आप अभी जवान हैं, जब किसी एज में जाएंगे ना, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे, आपके सामने कोई कैंसर पेशेंट मर रहा होगा, किसी की डायलिसिस हो रहा होगा, किसी की और तकलीफ़ें, इंसान इस तकलीफ़ में, इस कर्ब में जाता है। मैंने खुद तकलीफ़ देखी हुई है, 94 में बीमार हुआ, एक दफ़ा बाहर जाकर ट्रीट हुआ। ये सेहत के मामला बड़े मुश्किल होते हैं, ना माँ बेटी को देख सकती है उस तरह बिलबिलाते हुए, तो ना बेटा बाप को देख सकता है, ना बाप बेटे को देख सकता है। ठीक है, तो वी ऑल शुड फाइट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन। बीइंग कश्मीरी, आई एम विद यू फॉर दैट कि वी शुड हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इन AJK, नॉट लेस देन एनी गुड CMH, और जो अल-शफा की फैसिलिटी है मिनिमम कश्मीर के अंदर, उसकी हमें ज़रूरत है। बाकी मैं नहीं समझता कि एयरपोर्ट्स या इस तरह की चीज़ें हैं वो ऐसे ही ज़ाया ही होंगी फिर बाद में। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरा नाम माहिरा तौर रहमान है और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये आज का जो सेशन है उससे रेलिवेंट है या फिर इरेलीवेंट है, लेकिन मेरे माइंड ने मुझे ऑर्डर दिया कि आज लाजमी पूछना ही है। क्या कहते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान और कश्मीर के पास इतनी पावर, इतना क्या कहते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो वाई पुअर पीपल आर सफरिंग बैडली। ये कह रही हैं कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, एटम बम भी बना लिया है, तो हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल है। ताली होनी चाहिए। मैंने शुरू में आपको क्या कहा कि ये दुनिया ताकतवर की है, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या? हमारे पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ये मुसलमान मुल्क है। अमेरिकन्स या नाम खैर मैं इस तरह नहीं लेता स्ट्रेट, बट जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, उनकी एक पॉलिसी है पाकिस्तान के मुताबिक कि जिस तरह बंदा नहीं कहते ये जिंदा रहे, बस नब्ज़ उसकी चलती रहे, बाकी ये भाग दौड़ ना सके या इतनी बड़ी परफॉर्मेंस ना कर सके, ये हमें पता होना चाहिए। हमें दुनिया डेवलप नहीं होने देती, उसमें कुछ हमारे कसूर हैं और कुछ दुनिया की जो है ना वो ताकत है जो हमें उठने नहीं देती। वरना आप मुझे बताएं, ये इजराइल जो कुछ कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, कितने उन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है। आप अगर दुबई जाएं, उधर जाएं, मतलब दुनिया को उन्होंने जन्नत बनाया हुआ है, लेकिन वो खाइफ हो गए, परेशान हो गए, सहमे हुए हैं। कहते हैं ये हमारी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एम्पायर्स, जिस तरह वो कह रही हैं हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इजराइल ने 2-4-6 बॉम्ब फेंके तो ये सारा कुछ ज़मीन बोस हो जाएगा, फिर हम उसी कैमल पे आ जाएंगे, उसी डेजर्ट पे चलना शुरू हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट पाकिस्तान डिड, और सबसे बड़ी बात हमारे जो बड़ों ने की हमारे लिए, कि आपको उन्होंने डिफेंस को इम्प्रेग्नेबल बनाया। आपके एटम बॉम्ब वाहिद चीज़ है जिसने आज आपको सेव किया हुआ है। बेटा जिस हालत में आपने आपको इस वक्त आप देख रहे हैं ना, इट कुड हैव बीन वर्स्ट। ये आप इसलिए इस हालत में समझें कि यू आर इंजॉइंग, यू हैव एवरीथिंग, यू शुड बी वेरी कंटेंटेड, ठीक है जी, कि हमारे पास अगर एटम बॉम्ब ना होता तो हम भी आज गजा होते। अल्लाह माफ़ करे, बड़े बुरे हालात हमारे होते। ये दुनिया बहुत बेरहम है। तो रियासतें जैसे मंगरोल है, उसके अलावा बाकी भी रियासतें हैं, तो कश्मीर में ऐसा क्या है जो हम सिर्फ कश्मीर के पीछे ही भागते हैं? बाकी भी तो रियासतें हैं ना, वो भी तो हमारी हैं। आज़ादी के वक्त वो उनके पर भी तो हमारा हक था, तो वो हमें नहीं दी गई, तो हम उनके पीछे क्यों नहीं भागते? उनको क्यों नहीं, उनको नॉमिनेट नहीं करते? हर जगह पे सिर्फ कश्मीर का नाम क्यों आता है? मुझे देखें, आपका मतलब ये कहना है कि जिस तरह वो 5 रियासतें थीं, देखें आपको पता है ना टोटल 565 रियासतें थीं इंडियन अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट में। उन रियासतों में से 5 ने प्रोटेस्ट किया। ये सारी रियासतों का मजमूआ है ना हमारा, इसमें ये बावलपुर ये सारे बनी हुई हैं, हमें ज्वाइन किया इन्होंने। तो आपका मतलब है कि वो 5 रियासतें हैं, उसके पीछे हम क्यों नहीं भागे और कश्मीर के पीछे क्यों है? इस तरह की बात है कोई? ठीक है,
जो हैदराबाद स्टेट थी उसका मेरे ख्याल से जो था ना गवर्नर था या जो भी उसका उस वक्त वज़ीर आला टाइप था, तो वो मुसलमान था, बाकी लोग वो थे। तो उसने कहा मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इंडियंस ने इन्वेट किया, सारा कुछ किया। असल में हम इलीगली अपनी पावर्स को पाकिस्तान की ये थी, पाकिस्तान को मजबूर किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कि हम वो एक्ट करें, लेकिन पाकिस्तान बेसिकली एक लॉ अबाइडिंग और पीसफुल स्टेट है, मैं समझता हूँ। हमें क्योंकि वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन नहीं थी मुसलमानों की ज़्यादा, हमें सपोर्ट नहीं थी, तो इसलिए उन एरियाज़ में हम नहीं गए। तो जो पहले मैंने आपको प्रिंसिपल बताया ना कि जो मुसलमान पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, आबादी जहाँ पे ज़्यादा मुसलमानों की है, वो पाकिस्तान के साथ आएंगे। तो कश्मीर आई थिंक वाज दी ओनली स्टेट जिसमें ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और बाकियों में नहीं है, इसलिए वी टॉक अबाउट कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। पाकिस्तान कहता है जिधर मर्जी जाएँ आप, भाई पाकिस्तान के सारे मसले हैं कश्मीर की वजह से। अगर बीइंग कश्मीरी आप मुझे पूछें, अगर मसला कश्मीर पाकिस्तान का ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान का क्या डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, बाकी दुनिया के साथ? प्रॉस्पर करे ना, सारा कुछ करे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं तुम नहीं कहा करो ये, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद थ्रेटन्ड है कश्मीर की वजह से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है हमारी वजह से। पाकिस्तान हमारे लिए जंग करता है, 48 में आता है, 71 में आता है, 65 में आता है। पाकिस्तान हम पे खर्चे करता है, सारा कुछ करता है, डिफेंस देता है हमें। तो इसलिए कहता हूँ कि मे बी ये एक रीज़न है, जो प्रिंसिपल स्टांस है जी। इसके अलावा आपने बोला है कि जो हम अमेरिका, जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमें सुप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा भी कसूर है। लेकिन जो अमेरिका वगैरह हम इनके पीछे भागते ही क्यों हैं? मतलब हमें इनसे आखिर चाहिए क्या जो हम हर वक्त इनके पीछे पीछे भागते रहते हैं? हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे, आजकल वो हमारे पीछे भाग रहे हैं, देखा नहीं आपने? हमने तो किसी को नहीं बुलाया यहाँ पे। तो दूसरी बात यह है, ये तो ऑन लाइटर नोट, मैंने आपको पहले कहा ना, दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहाँ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? आपको मुझे बता सकते हैं कि इस कमरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चीज़ होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चीज़ होती है कि जिसको आप निकाल दें तो पूरा ढांचा गिर जाए। इस कमरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये 4 सतून है। ये 4 सतून अगर यहाँ से निकाल दें, ये कमरा गिर जाएगा। इसी तरह दुनिया के अंदर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटीज बने हुए हैं। चाइना इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फाइनेंशियल। अगर चाइना की फाइनेंस दुनिया में से विड्रॉ कर दे चाइना अपनी चीज़ें, पूरी दुनिया गिर जाएगी। इकॉनमी पूरी दुनिया की इस वक्त चाइना ने जो है उस पर होल्ड है उसका, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, जहाँ भी जाए। पाकिस्तान में जानमाज़ें और तस्वीरें आपकी चाइना बना रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि आपने एक ऐसे निज़ाम के साथ दुनिया में रहना है और चलना है। आपने ट्रेड करनी है अमेरिका के साथ, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है। अगर हमें कोई अमेरिका फ़ायदा नहीं देता, हम क्यों उसके पीछे जाएंगे? हमें उसके फ़ायदे हैं कि आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, आप जाके ज़रूर गूगल करके देखना कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी ट्रेड है उनके साथ। सो उनसे पैसा आता है तो हमारा निज़ाम चलता है। आपके जो फॉरेन डेफिसिट हो जाते हैं, ये बड़ी साइंस है, फाइनेंशियल में उसमें नहीं जाऊंगा। तो अगर हम दुनिया के साथ इसी तरह वो आ जाएं जिस तरह के अफगानिस्तान आया हुआ है, तो फिर हम अफगानिस्तान की तरह ही होंगे। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना कोई हुकूमत होगी, ना फौज होगी, दहशतगर्द होंगे, कभी पाकिस्तान पे करो, कभी दूसरे पे दहशतगर्द भेजो, ये होगा। मेरा आपसे सवाल है कि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ टत्ता पानी में, वहाँ पे कहा गया हमें रेस्क्यू नहीं फ्राहम किया गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तौर पर पुलिस की कार्स में लोगों को कोटली DHQ पे लेके गई। अब जब हम ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनने का खुद मुख्तार, तो पाकिस्तान से अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें बचपन से ये नारा लगाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अगर हमें सच में उन शहरी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हमें फिर रेस्क्यू क्यों नहीं दिया गया? लोगों ने अपनी मदद खुद क्यों करनी पड़ी है? पहली बात यह है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, पाकिस्तान नाराज़ नहीं होता। मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान कहता है जी जिस मर्ज़ी को ज्वाइन करें। तो अगर वो ये कहे कि मेरी जान छोड़े जाए जिधर मर्ज़ी, तो उसके मसले हल हो जाएंगे, हमारे मसले शुरू हो जाएंगे। आपने क्या रेस्क्यू क्यों दिया? वन सिंगल केस है ये, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं तत्तापानी से आगे 10 किलोमीटर मेरा घर है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, 10 नहीं बल्कि 6 किलोमीटर। तो वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस खड़ी है, जो जब प्राइम मिनिस्टर क्यों न्याजी साहब थे तो उनने दी, ठीक है जी। और रिसोर्सेज सारे हैं, लेकिन इस तरह के रिसोर्सेज अगर आप दें ना डेवलप दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे भी हर जगह, हर
मतलब विलेज के अंदर हर नुक्कड़ कार्नर के अंदर चीज़ें नहीं दे सकते। हाँ, जब चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटाइज होते हैं, ज़रूरत पड़ती है। कश्मीर बहुत पीसफुल है। वो कोई वन ऑड इंसिडेंट होगा, अभी तक उसका हमें पता नहीं चल सका किस वजह से वो धमाका हुआ। शायद आगे से कोई आईडी या कोई चीज़ उठा के कोई ग्रेनेड श्रेनेड लेके आया या कोई माइन शाइन लेके आया तो धमाका हुआ है। लेकिन कश्मीर में इस तरह का ट्रेंड या फीचर्स नहीं है। खुदा न खासा अल्लाह ताला में अपनी हिफाजत में रखे। कोई इस तरह की चीज़ आती है तो इस तरह की चीज़ों को वक्त को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को वहाँ पे उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो अगर आप कहना तत्तापानी में नहीं है, आगे सेड़ा में नहीं है, आगे मदारपुर में नहीं है, आगे फलां जगह नहीं है, तो कहाँ का रेस्क्यू टीम्स जाएंगी और करेंगी? अभी तक कश्मीर में ये कल्चर है नहीं। वो मेरे ख्याल से वन ऑट, मैं अभी इस इंसिडेंट पे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह का कल्चर कोई चीज़ डेवलप हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल हेल्प अस और चीज़ें आएंगी। एजे के गवर्नमेंट का अपना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन प्लेस है इस सिलसिले में। मेरा क्वेश्चन आज के प्रोग्राम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने स्टार्ट में बोला था कि अगर आपके माइंड में कोई भी बात आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपने स्टार्ट में बताया था कि जब जब कश्मीर बना था और इंडियंस की आए थे इधर लड़ाई के लिए, जंग करने के लिए, तो जो केपी के लोग थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, वही एक टीम बनी थी। तो आजकल जो केपी के लोग हैं, अफ़गान हैं, उनको यहाँ से निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे की रीज़न क्या? उन लोगों को क्यों निकाल रहे हैं अब यहाँ से? जी थैंक यू। मैं कहता हूँ हम कश्मीरियों ने भी अगर बहुत तंग किया ना पाकिस्तान को, तो वो भी उधर से निकालेंगे हमें, ठीक है। और लाइटर नोट, अच्छा उसमें बेसिक प्रॉब्लम ये आया है, देखें हमने 40 साल तक अफ़गानिस्तान को बर्दाश्त किया, अफ़गानी यहाँ पे रहे, हमारे कारोबार में भी उनकी शराकत रही, हमारे से इवन उनके रिश्ते नाते भी हुए। हमने उनको इसी तरह रखा जिस तरह के हम अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, अपने मुल्क को रखते हैं, इसी तरह रखा ना हमने। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ उनने बनाई मीरपुर के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनकी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ यहाँ पे, सब कुछ हुआ। 40 साल तक उनको उनने किसी ने कुछ कहा? किसी ने निकाला? नहीं निकाला ना। आखिर वो क्या मुहरकात, क्या वजूहात हैं जिस पे निकाला? अब निकाल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे कितने, कश्मीर की बात करूँगा, हमारे ऑफिसर्स, जवान कितने शहीद होके आ रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर, अफगानिस्तान की बॉर्डर से आ रहे हैं ना। पिछले 2-3 साल से, 4 साल से आ रहे हैं और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं अफगानिस्तान को। हम उनको टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ स्टॉप इट। अपना साइल, अपना जो आपका ये एरिया है, इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दें। आपकी जो लैंड है इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने दें। ना ख़िलाफ़ होने की तो अलग बात है, अफ़गानीज़ आर पार्टी टू इट। वो अफ़गानी भी इंडिया के साथ मिल गए। अब अफ़गानिस्तान हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है। अब उसका जो रिश्तेदार बैठा हुआ है ना, जिस बंदे ने वहाँ से उनसे $1 लाख लिया है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसका रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वो वहाँ से फ़ोन करेगा कि ये बंदा आ रहा है, रात को इसको अपने घर में रखना है, सुबह जाके APS में धमाका करेगा, बच्चे मारेगा। दिस इज़ व्हाट विच इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। इन लोगों को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि दहशतगर्दी जो अंदर इनके स्लीपर सेल्स कहते हैं जो बने हुए हैं, उन स्लीपर सेल्स को हम डिस्करेज कर रहे हैं। अब यू कांट डिफ्रेंशिएट कि जी ये बम इसका रिश्तेदार हमें मार सकता है, इसका नहीं मार सकता। सो जब कौमी लेवल पे कोई डिसीजन होता है तो फिर आपने सबको, जब वो सूखी जलती है ना तो साथ गीली भी जलती है। समझ गई आप? यस सर। तो इसलिए जब मैं समझता हूँ कि इसमें 99% अफ़गानी जो है वो बेकसूर हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। एज अ कौम अफ़गानिस्तान बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस वक्त इंडिया के जो है ना वो एजेंट बन चुके हैं। वो इस वक्त समझे कि किराए के कातिल का रोल अदा कर रहे हैं। तो इसलिए वी डोंट वांट कि हमारा साहिल वो वहाँ से आए, हमारे इस लैंड के ऊपर आके अटैक्स भी करें, हमारे लोगों को भी मारें। सो ये जो कुछ वो निकाल रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं। एक तो आपने कहा कि जिस तरह हमने ज़ाहिर दुनिया में अपना मुकाम बनाया, मई 2025 की जंग में मुकाम बनाया, दुनिया हमें बुला रही है। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ वहाँ के लोग, उन्होंने हमें बुलाया स्पेशल गेस्ट के तौर पर। तो क्या उनकी इस पर्सनैलिटी को या इस पावर को हम कश्मीर के मसले के हल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? और फिर जो रायशुमारी की बात की आपने, रायशुमारी कब होगी? यानी अगर पाकिस्तान इतनी पावर में चला गया है तो वो रायशुमारी पर बात नहीं कर सकता। मेरा जो आज आने का मकसद है वो ये है, जो आप ये इन्होंने किया है, जो उस बच्ची ने किया है, जो बाकियों ने किया, ये मकसद आने का। देखें, पहले आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अपने मनसब को इस्तेमाल करके कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं करवा सकते। इसमें हर्डल मैंने पहले आपको बताया कि सबसे बड़ा हर्डल इंडिया है।
जब हम अमेरिकन को लॉन्च करते हैं, सुपर पावर्स को, चाइना को, तो इंडिया कहता है जी नहीं, हमने आपकी बात नहीं मानी। अब पिछले दिनों आपने देखा ना, उन्होंने कहा जी हमने जंग रखवाई है पाकिस्तान इंडिया की। उसको जब अपोजिशन आई है मोदी सरकार को, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसमें कोई नहीं थे, वो हमने तो खुद किया, हम अभी संदूर 2 को जारी रखेंगे, हमारा ऑपरेशन ख़त्म ही नहीं हुआ। उनने अपनी वो चीज़ें देना शुरू कर दी। इस जो हमारी है प्लेबिसिट है, सबसे बड़ी रुकावट इंडिया है। पाकिस्तान कहता है एज ऑफ टुडे, मेरी एक रिकमेंडेशन है, मैंने 3 साल पहले मैंने एक पेपर लिख के भेजा जनरल बाजवा को। जनरल बाजवा का एक टीचर थे जिन्होंने मुझे कहा कि जी आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने कश्मीर के ऊपर पेपर लिखा। उसमें मैंने कहा कि कश्मीर के अंदर इमीडिएटली रायशुमारी कराएं। मैंने लास्ट टाइम भी आर्मी चीफ को कहा, एक जगह मिले हमें, तो मैंने कहा सर इसलिए रायशुमारी कराएं कि इंडिया इस वक्त डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मैक्सिमम मुसलमान हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, हमारी कोई 40 लाख है। तो अगर वो 1 करोड़ आबादी इतनी ज़्यादा कर दे, उनको इतना ज़्यादा ऑब्लाइज कर दे, सारा कुछ कर दे, वो अगर अकेले ही जाके जनाब रायशुमारी कर दें, तो इस कश्मीर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इंडिया का हिस्सा हो जाएगा सारा कश्मीर। और आज फारूक अब्दुल्ला और उसकी औलाद वहाँ पे बैठे हुए हैं कि कश्मीर बनेगा इंडिया, वो भी एक मकबा फ़िक्र है सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, तो रायशुमारी मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा, इसको फेस्ड होना चाहिए। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें वो ये कहती हैं कि जी दोनों फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान करेगा फिर इंडिया करेगा, पूरा उसमें एक रन डाउन दिया गया, तरीकाकार दिया गया। तो अब इंडिया तो नहीं कर रहा, तो मैंने कहा व्हाट स्टॉप्स अस, हमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाना चाहिए, कश्मीर के अंदर रायशुमारी करानी चाहिए, कश्मीरियों को उनका हक देना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये आई एम फॉर इट। अगर इंडिया नहीं करता, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना इमीडिएटली होनी चाहिए रायशुमारी। तो यहाँ पे दूसरा हमारे मसाइल ये हैं, 3 FBR कश्मीर को फेस करने पड़ते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, कश्मीर काउंसिल और फेडरल गवर्नमेंट। ये 3 हमारे जब टैक्स के मामला आते हैं, ये आते हैं। हमारी इंडस्ट्री, मेरी एक इंडस्ट्री यहाँ पे फेल हो गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, सिर्फ इसलिए कि टैक्स के मामला पाकिस्तान और निज़ाम के साथ क्लियर नहीं है। मैं एज अ कारोबारी चाहता हूँ कश्मीर का मसला हल हो। ठीक है जी, बता दिया आपको। एज अ पोलिटिकल मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियन सारे हम चाहते हैं हल हो। और उसके बाद ये मसला जब हल होगा ना दोनों कश्मीरों का, ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कश्मीरियों में जंग होगी। पारला कश्मीरी कहेगा मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इधर होना चाहिए दारुल हुकूमत, हक़ हुक्मरानी मेरा है। आज़ाद कश्मीर वाला कहेगा नहीं, ये हक़ हुक्मरानी मेरा है, मैं भी कश्मीरी थोड़ा सा हूँ, जो भी किया है पाकिस्तान तुम्हारे लिए, यहाँ से हम पाकिस्तान से रह के तो तुम्हें हम सपोर्ट करते रहें, लड़ते झगड़ते रहें तुम्हारे लिए, जो भी है। तो ये कश्मीरी पहले आपस में लड़ेंगे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये फ़ौज जो लगी हुई है डिप्लॉयमेंट के ऊपर, अरबों डॉलर लगते हैं इसके। ये 10 करोड़ यहाँ पे लगी हुई है ना, मैंने तो 310 अरब जो मैंने आपको बताया ना खर्चा कश्मीर का, उसमें डिफेंस का खर्चा आपका शामिल नहीं है। अगर वो डिफेंस का खर्चा हम शामिल करें तो वो भी 100 अरब से ऊपर है। तो कौन कहता है कि इनको निकालें, हम खुशहाल ना हों यार? किसका दिल नहीं करता कि हमें खुशहाली है? ये लड़ाई झगड़ा ना ये घरों में पसंद किया जाता है, ना महल्ले में पसंद किया जाता है, ना कौमें इसको पसंद करती हैं। ये मजबूरी है लड़ना झगड़ना। हम नहीं लड़ना चाहते अफगानिस्तान के साथ, हम नहीं लड़ना चाहते इंडिया के साथ, हम किसी के साथ कोई नहीं लड़ना चाहते। ना इस्लाम ने हमें ये दर्श दिया कि हम लड़ें लोगों के साथ, हमें मजबूर किया जाता है लड़ने के लिए। आ गया तीसरा आपका सवाल था कि पाकिस्तान 70 साल से तराने सुना रहा है खुद। और यार बात यह है, कौन से तराने सुना रहा है? 48 में पाकिस्तान रेस्क्यू के लिए आता है, 65 की जंग पाकिस्तान आपके लिए करता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर जो आप पाकिस्तान आपके लिए कर रहा है, पीछे भेजा हुआ कश्मीर को आज़ाद करें। ऑपरेशन जिब्राल्टर में हमारी फौजें क्यों घुसी थी इंडिया के अंदर? मसला हल करने के लिए घुसी थी ना वहाँ पे। इंडिया कोई श्रीलंका थोड़ा ही है। लेट मी एक्सेप्ट इट कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है इस दुनिया के अंदर, फौजी पावर है बहुत बड़ी, जिससे हमारा सामना और मुकाबला है, और हम कर रहे हैं, डट के कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, 71 में पाकिस्तान 2 लाख हो गया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट है कश्मीर बहुत बड़ा। तो बात यह है कि हम तराने नहीं सुना रहे, हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। और अभी भी अभिनंदन किधर आया था? अभिनंदन को कहाँ गिराया हमने? कश्मीर के अंदर गिराया, ये तराने थे। बात यह है कि इंडिया एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। ना इंडिया का हम कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना इंडिया हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। लेट मी वेरी क्लियर विद यू और लेट मी वेरी फेयर विद यू ऑल। ठीक है, इंडिया पे हम अटैक, इंडिया पे ऑल्दो हमारी पहले डिफेंसिव पॉलिसी थी, अभी हमारी ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी है, और अब हमारी जो पॉलिसी है वो क्विड प्रोको है।
क्विड प्रोको का मतलब यह है कि तुम जो इधर करोगे मैं इधर वही वो चीज़ करूंगा। कहते हैं अब आगे जी तराने शराने तो आपकी बात है, तराने नहीं सुनाए, वाकई पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली काम किया है, पाकिस्तान प्रैक्टिकली लड़ा है। पाकिस्तान मीन्स बिजनेस, पाकिस्तान इज नॉट जोकिंग, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 15 लाख फौज खड़ी है, इधर 5 लाख फौज खड़ी है, उधर आपका 1000 एयरक्राफ्ट खड़ा है, यहाँ पे 300 एयरक्राफ्ट खड़ा है, ठीक है जी। तो आमने सामने फौजें हैं, फायर कर्टन इतना बन चुका है, मतलब अगर आप गोलियां मारना शुरू करें ना बॉर्डर पे, उसमें से हवा भी नहीं गुजरती, इतनी बड़ी फायर पावर है दोनों मुल्कों के पास। तो जहाँ तक अटैक करना, कश्मीर लेना, आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी वोकल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ऑनेस्ट टू यू ऑल कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि मिलिटरीली पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता, इवन दुनिया की सुपर पावर भी नहीं कर सकती। हाल मसला कश्मीर का ये है, लीगली देखें तो यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। अब इससे आगे हमारा होना चाहिए कि इसके बाद अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या करें। पहले मैंने कहा कि हमें मसला कश्मीर के लिए जो है इस्तिस्वाब राय जो है ना वो करनी चाहिए इमीडिएटली आज़ाद कश्मीर के अंदर, फेस्ड करनी चाहिए। जब कश्मीरी ये अपना फैसला कर जाएगा, वो इंडिया नहीं करेगा, इंडिया बैकफुट पे चला जाएगा, इंडिया की माँ मर जाएगी कि यार पाकिस्तान में हो गया, हमने नहीं करवाया, तो कश्मीरी ने उधर फैसला कर दिया, अब हम क्या करें। तो इस्तिस्वाब राय, ठीक है जी। बाकी ये इसके दो हाल मुमकिन है, इसका फौजी हाल जो है ना वो मुमकिन हाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। 25 की जंग के बाद पढ़ाया गया कि जो हमने ली थी पोस्टें और जो भी हमने लिया था वो हमने वापस कर दिया, तो हमने वापस क्यों किया, और क्या ये 2025 की जंग में भी हुआ है? अच्छा, उसमें नॉर्मली ये होता है कि सपोज़ 71 की वॉर में ना एक डिसीजन हुआ कि जी ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, ये पोस्टें हमारी इस वक्त हैं। मैं जब लास्ट नक्याल में था तो एक पोस्ट हमने एक्टिव कर ली कारगिल के ज़माने में, उधर जंग इस तरह की नहीं हुई, उधर शेलिंग ही होती थी। एक हमने कब्ज़ा किया एक पोस्ट के ऊपर, तो बाद में एक प्रेशर आया, उन्होंने कहा जी नहीं आपने ये लिख के हमें दिया हुआ, हमारा एक राइटिंग में आपके साथ एक मामला है, लेकिन फिर भी हमने उसको वापस नहीं किया था। इवन कारगिल के अंदर जितनी पोस्टें आपकी उस वक्त थीं अभी भी हमारे पास हैं, वो हमारे सोल्जर्स के ऊपर हैं, जिसके ऊपर इंडियंस आए थे उसके ऊपर से भी हमने उनको भगा दिया। तो 65 में मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की अगर इक्का दुक्का पोस्ट टेक्निकली कोई इस तरह हो, कोई लाइन सीधे करते हुए कि ये उधर चली जाए, उनकी पोस्ट हमारी तरफ आ जाए, हमारी उनकी तरफ चली जाए, वो एरिया के कन्वीनियंस के लिहाज से कि ये नाला आ गया बीच में, कोई दरिया आ गया, दरिया से पार फर्ज किया इंडियंस की ये पोस्ट बनती है, वो वाइबल नहीं है। तवी के पास हमारी हैं कि तवी रिवर ये है, क्रॉस करके हम ये जाते हैं। अगर आपकी ये पोस्ट मिसाल के तौर पे है तो ये पोस्ट फिर हमेशा इंडिया को वल्नरेबल होगी। जब भी इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो इंडिया फ़ौरन जो है ना उसके ऊपर बंदे भेजेगा, और फियर ऑफ एनिमी एक्शन हमेशा रहता है। तो उसकी वजह से आप वो पोस्ट अबेंडन कर देते हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से। टेक्निकल रीज़न मतलब आप एक पोस्ट जो है ना दरिया के पार नहीं रख सकते अकेली पोस्ट, जब दुश्मन का दिल करे तो दुश्मन आके जनाब उस पर अटैक करे, आपके बंदे मार के चला जाए, और ये हुआ भी है, तभी के पार हमारा हुआ था। टेक्निकल रीजन की वजह से होती है, वैसे पोस्टें कोई नहीं देता। जहाँ पे खून दिया हुआ होता है ना उधर पोस्ट नहीं जाती है वापस। मेरा ताल्लुक जेलम पंजाब से है। तो सर हम पिछले तकरीबन 10-12 साल से ये देख रहे हैं कि कुछ तहरीकों का ना उठाया जाता है, चाहे मज़हब के नाम पर हो चाहे सियासत के नाम पर हो, और जब उसका मकसद ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको पूरी ताकत से ख़त्म किया जाता है, जिसमें फिर जुल्म के पहाड़ जो तोड़े जाते हैं। अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो घराने, अब मेरा ताल्लुक भी फ़ौजी घराने से है, तो वो जो रिटायर फ़ौजी हैं उनके अंदर भी जो है एक नफ़रत का जो सामान है वो पैदा हो रहा है। इवन मेरा अपना छोटा भाई जब एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो हमने मेडिकल करवाना था, हम गए CMA जेलम, तो हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग थे जो रिटायर फ़ौजी हैं, तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि अंदर मुल्क के ख़िलाफ़ भी एक नफ़रत पैदा हो गई है, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी। अब एक ऐसी ताकत, वो बेशक एटमी हो, जितनी भी उसने कामयाबियाँ हासिल की हों, लेकिन अगर उसके अपने लोगों में नफ़रत है तो वो दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगी, जो अंदर से खोखली है। थोड़ा सा पॉइंट आउट करें कि किस तरह की नफ़रत है और क्यों नफ़रत है, थोड़ा सा मुझे क्लू दे दें ताकि उस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊँ। जी, नफ़रत इस तरह के, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई वहाँ पे मुझे बताया एक बुज़ुर्ग ने कि 2 हमारे लड़के जो पाकिस्तान नेवी में सेलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि भाई हमने नहीं जाना, ट्रेनिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। क्यों? वो ये कहते हैं कि बस हमने नहीं जाना, हमने फ़ौज के लिए सर्व नहीं करना, या नेवी या एयरफोर्स जो भी है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसका मतलब है ना कि नफ़रत पैदा हो गई है। अच्छा, मैं जब एकेडमी में था 1984 में, तो मेरे साथ एक दोस्त मेरा गया, तो
उसने कोई एक हफ्ते बाद कहा, उसने कहा यार शिराज भागते हैं इधर से। मैं कहा क्यों? कहता ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। ठीक है, मकसद यह है कि नफ़रत की वजह से रिज़ाइन करना और बात है, ज़िंदगी अब आई डोंट नो वो बंदा हो उसको आप पूछें, या आप उसमें सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपके लिए बेहतर और अपॉर्चुनिटी जहन में आ गई है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप देखें तो जितनी भी सर्विसेज हैं दुनिया के अंदर इतनी वाइबल नहीं है। तो किसी के दिमाग में आया मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, IT में जाना चाहता हूँ, इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मेरा एक अपना गाँव का सिपाही है वो छोड़ के भाग के आ गया, आजकल अमेरिका में है, ठीक है जी, उसकी लॉटरी निकल आई थी तो भाग गया वो। तो मकसद ये कहना है कि फ़ौज को छोड़ना या इस तरह करना वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि नफ़रत हो। हमारे कई ऑफिसर्स रिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनको अपनी मजबूरियाँ होती हैं तो उसकी वजह से जा रहे होते हैं। मैंने भी मेजर जब बना था मेरा भी दिल नहीं करा था कि मतलब सर्विस करूँ, इसलिए कि मैं बीमार हो गया था उस वक्त। अगर कोई तहरीक किसी ने उठाई है ना तो उसके बाद उसको उसका नुकसान हुआ है तो ज़िम्मेदार कौन है? तहरीक उठाने वाला ज़िम्मेदार है। अब इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं लोगों के हाथों? जो मर्ज़ी हो, हमें बेसिकली लाइफ में एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंस्टीट्यूशन, हमें कभी भी किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उस तहरीक का अपना मकसद होना चाहिए, उस मकसद को खुद उसने बनाया हो, अगर उसको चलाया हो तो कभी ना बुझेगी ना मिटेगी, ना उसको कोई मिटा सकता है। लेकिन जो तहरीकें लोग चलाते हैं मकासद हासिल करने के लिए, क्योंकि पैसा उनको भी आ रहा है, फ़ायदा उनको भी आ रहा है, जब नुकसान होता है तो फिर कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, फ़ायदे भी उन्होंने उठाए। मेरे ख्याल से हमें दूसरों के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गांव में ये ऐलान होता है कि पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स आई हुई हैं, आप अप्लाई करने के लिए फ़लाँ स्कूल में आ जाएं। हालांकि पहले तो लोगों को शौक़ होता था कि हम आर्मी में जाएं। तो एक तो इस खिला की वजह भी बताएं और दूसरी ये बात भी बताएं कि पाकिस्तान आर्मी अपने ही लोगों पर, जैसा कि उन्होंने TLP के साथ किया इधर लाहौर के अंदर, तो ये क्या वजह, इसका क्या वजह हो सकती है? और बेसिकली जो तहरीक उठाने वाला क्वेश्चन था, आप कह रहे हैं कि जो तहरीक उठाने वाला बंदा है वो जिम्मेदार है तहरीक उठाने का। अब जैसा कि पहले हमारे चीफ थे बाजवा साहब, अब चीफ है सैयद आसम मुनीर, फील्ड मार्शल हैं। तो ये तहरीक उठाई भी गई और इसको ख़त्म भी किया गया, इसकी क्या वजह, क्यों उठाई गई थी और ख़त्म क्यों किया गया? बेसिकली जब जाए ना, आप देखें दुनिया कैसे चलती है। पहले मैंने बात की जीत की, आपकी एक फॉरेन ऑफिस बना हुआ है, आपकी पॉलिसी होती है पूरी दुनिया के लिए और अपने लिए, अपने तमाम चीज़ों को देखते हुए, ठीक है जी, कि आप दुनिया में सर्वाइव कैसे करेंगे, आपने ट्रेड कैसे करना है, आपने जंग कैसे करनी है, आपने लोगों को लुक आफ्टर कैसे करना है, सारा कुछ करना है। तो इसलिए जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है फॉरेन की वो ये है कि वी वांट गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स एंड एवरीवन, और एक पीसफुल एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है पाकिस्तान की जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है। अब अमेरिका का आपका मतलब है कि एक तरफ अमेरिका को हमने संभाला हुआ है, दूसरी तरफ हमने चाइना को संभाला हुआ है, दो हमने किए हुए। पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी जो है ना वो है कि बिल्कुल ही एक के पास अलाइन नहीं हो जाना 100%। जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है और अमेरिका के साथ है तो पाकिस्तान उस हद तक अमेरिका के साथ जाएगा। जब उससे बियॉन्ड अमेरिकन जाएंगे तो पाकिस्तान विल स्टॉप, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, अपने इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेगा। सिमिलरली चाइना को जब पाकिस्तान देख रहा है कि ये हमारे इंटरेस्ट यहाँ तक इसके साथ होना चाहिए, ये हमारी रेड लाइन है, उस तक उसको अलाउ करता है, उससे बियॉन्ड अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपने अपना एक सिक्योरिटी पैराडाइम बनाया हुआ है, आपने अपना एक पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है, आपने अपनी हदें खींची हुई हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि हम इसके साथ इतना जाएंगे, इसके साथ इतना जाएंगे। सो ये एक मिक्स्ड पॉलिसी होती है। यू कांट से कि आई एम फुली इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना, आई एम फुली इंक्लाइंड टुवर्ड्स अमेरिकन और एनी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें आपने अपने हालात वाक़यात को देख के अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना होता है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि TLP की जो किलिंग्स हुई हैं सारा कुछ हुआ। देखें, इस पे तो मेरी कोई ख़ास विजिबिलिटी नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक ज़िम्मेदारी का ताल्लुक है वो मुझे बड़ा बखूबी पता है कि जब एक स्टेट के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो उस ज़माने की हुकूमत वक्त होती है। आर्मी इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ सबॉर्डिनेट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर किसी पे गोली चलती है या किसी को फूल बरसाए जाते हैं, ये डिसीजन करना है हुकूमत वक्त ने, ये फ़ौज ने फैसला नहीं करना। और हुकूमत वक्त अगर फील करती है, या आप कहते हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ फार एज आई एम कंसर्न, उनके जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो चीफ सेक्रेटरी के साथ हो रहे थे, वो उनके मिनिस्टर्स के साथ हो रहे थे, बाकी लोगों के साथ हो रहे थे,
और जहाँ तक TLP का अगर बाकी पूछें, इस पर मैंने एक व्लॉग भी किया, मेरा अपना एक हुआ है कि भाई बात यह है कि जब गज़ा जल रहा था, जब इतने बड़े मसाइल हो रहे थे, तो उस वक्त तो हमने किसी की आवाज़ ओवरऑल नहीं सुनी, कोई बड़ी पार्टीज या बड़े आपके नहीं हुए। डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी होगी उसमें थी। अब जब सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं तो फिर क्या चीज़ आपको मजबूर कर रही है, फिर आप क्यों आगे जा रहे हैं? आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक उन किलिंग्स का तल्लक है, आई फील सॉरी फॉर दैट, ये नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। अपने लोगों पे कभी भी गोली नहीं चलानी चाहिए। जहाँ तक मेरा जो है ना ये कन्विक्शन है, वो बेशक पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है। मैं क्योंकि इस वक्त आपने कहा कि मैं आर्मी का नुमाइंदा, मुझे आप कह लें, आर्मी आपकी सबसे आखिर पे आती है गोली चलाने के लिए। सबसे पहले आपकी पुलिस होती है, आपकी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, आपके रेंजर्स। जब सारे रिसोर्सेज कहते हैं जी हम बस कर चुके हैं, अब जो है ना आप आएँ, अब स्टेट ख़तरे में है। जब स्टेट के वजूद को ख़तरा लायक होगा, फिर आर्मी विल कम इन टू इट। फिर आर्मी देखेगी कि मैंने इनकी काउंसलिंग करनी है या फायरिंग करनी है। मेरा सवाल ये है, आपने बोला है कि 200 बिलियन पाकिस्तान हमें दे रहा है हमारे बजट के लिए, और 100 बिलियन वो हमारे दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमें दे रहा है मतलब। और हम जो है वो बुनियादी चीज़ें भी नहीं दे पा रहे, जैसे आलू प्याज, उनको हमारे पास कोई क्रॉप्स नहीं है, हम उनके लिए हसारा हैं। तो पाकिस्तान इस हसारे को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? मेरा ये मैं बताया बेसिकली पहाड़ियाँ हूँ ना, मैक्सिमम पहाड़ी। बच्ची का बड़ा अच्छा सवाल है और कभी कभार मेरे जहन में भी ये बात आई। कहते हैं ना, अपना मारी तो छावे सड़ना। बात समझ गई आप? बात यह है, पाकिस्तान से हमारा एक जो इमोशनल अटैचमेंट है, पाकिस्तान से हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, ये सबसे बड़ी खसारे की वजह है जो पाकिस्तान के पास ये है। ठीक है जी, पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि हमें जो इंडियन गिद्ध हैं, गिद्धों की तरह हमें खाएं, हमारा गोश्त नोचें, हमारी इज़्ज़तों को पामाल करें। सबसे बड़ी एक इमोशनल, रिलीजियस, सोशल और ज्योग्राफिकल जो कॉन्टीन्यूटी है पाकिस्तान के साथ हमारी, पहला एक ये चीज़ है। ये बात आ गई जो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए इतना बड़ा बर्दाश्त कर रहा है। हम लोग कल्चरली सोशली निट हो चुके हैं। उनके शादियां हमने उधर से की हुई हैं, उन्होंने इधर से की हुई हैं। जनरल हमीद गुल आपको पता है इसी तरह एक लेक्चर देने आए रावलाकोट में, तो वहाँ से अपनी बहू लेके गए थे वो। ठीक है जी, तो मतलब एक रिश्ते नाते हैं हमारे इस निज़ाम के साथ, बहुत स्ट्रॉन्गली हम रिलेटेड हैं सिस्टम के साथ इमोशनली। अब आते हैं दुनियावी तौर पे चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान लैक्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान को देखें, नक्शे को यूं जाता है, यूं नहीं जाता। अगर मिसाल के तौर पे ये इंडिया को हम दे देते हैं, पाकिस्तान कहता है इंडिया को दे दें, इंडिया विल बी राइट हियर ऑन बॉर्डर्स, GT रोड को कमांड कर रहा होगा। ठीक है जी, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली आई एम टॉकिंग। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के बाकी जो रिसोर्सेज हैं, आप कहते हैं ना जी हमारे दरिया हमारे हैं, वो हमारे किधर दरिया हैं भाई? वो पीछे से अल्लाह ताला हमें बर्फ़ भेजता है, ऊपर वो पड़ती है, फिर वो पिघलती है समर्स में, फिर वो पानी नीचे आता है, दरिया बनते हैं। हम रोक सकते हैं दरियाओं को? हमारे दरियाओं का पाकिस्तान पानी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, पानी पी रहा है हमारा। ठीक है जी, यस पी रहा है, शराब भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर पाकिस्तान कहता है ठीक है अपने दरिया अपने पास रखो, हम उनको रोक के रख सकते हैं, दरियाओं को नहीं रख सकते। ठीक है जी, तो इस तरह का जो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कमिटमेंट्स होती हैं। अब देखें ना, सियाचिन के ऊपर क्या है, हम क्यों लड़ रहे हैं सियाचिन के लिए? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना। उधर मैं रहा हूँ ना, बर्फ़ ही बर्फ़ है, उधर इंसानी मतलब ना कोई दरख्त नज़र आता है, ना कोई चरिंद, ना परिंद, ना कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ दुनिया की चीज़ नहीं है हमारे। वी आर फाइटिंग देयर। वाई वी आर फाइटिंग? बिकॉज आर लैंड इज़ आर लैंड। जो हमारा हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है। हम दूसरे को क्यों दें? जबरन क्यों दें? बदमाशी से क्यों दें? नहीं देना चाहते हम। ठीक है, तो दुनिया में चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नफ़े नुकसान से ताल्लुक नहीं होता, उनका आपकी असूलों के साथ, अटैचमेंट्स के साथ और नेशनल इंटेग्रिटी के साथ, कौमी गैरत के साथ ताल्लुक होता है उनका। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि पाकिस्तान की कौमी गैरत इस चीज़ का तकाजा नहीं करती कि वो हमें इंडिया के रहमो करम पे छोड़ दे। तो दीज आर द रीज़न कि दे आर एक्सेप्टिंग अस। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है
और पाकिस्तान का डिफेंस इतना अच्छा है और पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे अच्छी आर्मीज़ में से एक है, तो पाकिस्तान गज़ा की मदद के लिए क्यों नहीं गया? क्या यहाँ से क्या यहाँ पे अपने टीवी से बैठकर बच्चों को मरते हुए देखना या किसी को भी इतनी सारी लाशों को देखना, खून को देखना, क्या बस ये ठीक था? पाकिस्तान ओपनली उसकी मदद के लिए क्यों नहीं गया? इसमें देयर आर सो मेनी बैरियर्स। दुनिया के अंदर पाकिस्तान इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान की जो ग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है किसी कोई मुसलमान मुल्क है या कोई बाकी मुल्क हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ लीगली। अब बातें हैं कि हम किस तरह की मदद देनी चाहिए थी या हमें देनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, बीइंग कश्मीरी मेरा बड़ा दिल दुखा है। आप लोग मुताला किया करें, हिस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं। यासर अराफात बहुत बड़ा उनका था लीडर। कभी सुना कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए? आप अफ़गानिस्तान को कहते हैं बहुत बड़े मुस्लिम ब्रादर हैं फलाने, वो इंडिया के साथ जाके वहाँ पे साजिश कर रहा था, यहाँ पे गोले मारे थे, हमारे बच्चों को मारे थे। कौन सी मुसलमानियत रह गई है हमें? ये सारी इमोशनल बातें हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, एज़ फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, पाकिस्तान ने अरब इसराइल वॉर के अंदर, आज हम बात कर सकते हैं उस पर, अपने पायलट्स भेजे हैं। जो इसराइल के उस वक्त 3 या 4 जहाज़ गिराए अरबों ने, वो पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान को, आप अरब दुनिया को देखें ना, सऊदी अरेबिया ने क्यों पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया? गज़ा के साथ हमारा क्या पैक्ट है? हम नहीं जा सकते गज़ा के, उस इसराइल दुनिया की बहुत बड़ी पावर्स उसके पीछे हैं। अगर हम उधर जाएंगे तो वो तबाही आपके भी इधर करेंगे। आप एटम उनको मारेंगे, वो आपको मारेंगे। लिहाजा आप ये सारी इमोशनल बातें कि जी पाकिस्तान आएगा उनको ये करेगा, हाँ, मॉरली, सीक्रेटली, डिप्लोमेटिकली हम हेल्प कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे थे और हम इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। बिहाफ ऑफ कश्मीर डिजिटल मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंसिपल साहब का, तमाम टीचर्स का, जो भी स्टाफ है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का। और थैंक यू सो मच। कश्मीर डिजिटल की ये कोशिश है